वेलकम बैक दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, ताकि ये एग्जांपल से आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए और आंसर्स को जस्टिफाई कर पाए। और जितने भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इजीली समझा पाऊं इसलिए मैंने ये पूरा एग्जांपल आपके सामने लेकर के आया है, और आप अपने आंसर्स को कैसे लिखेंगे वो सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को समझने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि सर क्या होता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्यों पढ़ रहे हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए, अब एग्जांपल हमारे सामने जो है उसमें हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कितना पैसा यानी कि कितना टोटल कॉस्ट लग रहा है। एग्जाम्पल में आप देख लो कि मान के चलते हैं आप जो है मैन्युफैक्चर करते हो, आपकी कंपनी है, आप जो है वुडन चेयर्स बनाते हो, आप मालिक हो। और आप मालिक हो और किस चीज का मैन्युफैक्चर करते हो, आप क्या सारी चीजें बनाते हो, आप वुडन चेयर्स बनाते हो। तो जब आप एक वुडन चेयर बना रहे हो, कितना वुडन चेयर, एक वुडन चेयर को देख रहे हो कि एक वुडन को चेयर को बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आ रहा है और क्या क्या सारी चीजें लगती हैं। सर आपको लगता है मटेरियल का कॉस्ट, सर आपको लगता है लेबर का कॉस्ट और कुछ अदर एक्सपेंसेस लगते हैं। सर आपको लगता है मटेरियल का कॉस्ट, क्या होता है मटेरियल का कॉस्ट। अब ये वुडन चेयर बनाओगे तो आपको वुड तो लगेगा ही, और मान के चलते हैं कि एक वुडन चेयर बनाने के लिए आपको 400 का खर्चा आया। ये तो हो गया सर आपका मटेरियल में पहला मटेरियल। दूसरा, आपको ये वुडन चेयर बनाने के लिए जो शाइनिंग आ जाए आपके चेयर में और लोग देखते ही अट्रैक्ट हो जाए और आपके चेयर को परचेज कर पाए, तो आपने लगाया सर उसमें पॉलिश। और आप जब अपने चेयर्स को बनाए हैं तो मजबूती आए तो आपने उसमें लगाया सर ग्लू, और इसका पैसा कितना खर्चा लग गया आपको 50 रुपए। तो जब आप इसको टोटल किए, टोटल मटेरियल कॉस्ट सर आपको कितना लग गया 450 रुपए। बस मटेरियल से नहीं हो जाता है, इसको जोड़ने वाला कौन है, ये वुडन चेयर को, वुड को एक चेयर के फॉर्म में शेप देने वाला कौन है, उसे बनाने वाला कौन है, सर कारपेंटर है। और कारपेंटर को आप 200 रुपए क्या दे रहे हो, वेज दे रहे हो। तो ये सर आपका हो जाता है लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट आप अगर देखेंगे तो आपको कितना लग गया, आपको लेबर कॉस्ट कितने का लग गया, 200 का लग गया सर। तो अगर अभी तक हम देखें 450 रुपए आपको खर्चा आया मटेरियल का और 200 रुपए लेबर का आया। लेकिन आप जहां पे ये अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, वुडन चेयर्स बना रहे हैं, जहां के आप मालिक है, वो आपका खुद का जगह नहीं है, आपने रेंट पे लिया है, तो रेंट पे कर रहे हैं, तो वो भी आपका अदर एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मान के चलते, जो वुडन चेयर में जो फैक्ट्री बनाने के लिए आपको जो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कर रहे हैं, उसको काटने के लिए, वुड को काटने के लिए आप जो मशीनरीज यूज कर रहे हैं, तो उसका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आ रहा है सर, 70 रुपए आया। और मशीनरी, वो मशीनरी जिससे आप पूरे वुड को काट रहे हैं, उसको वो मशीनरी को यूज कर रहे, तो उसका भी डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना आया, 30 रुपए आया। तो अगर हम देखेंगे कि आपको एक्सपेंसेस कितने लग गए, तो एक्सपेंसेस आपको 100 रुपए लग गए, 100 रुपए लग गए, 100 रुपए लग गए। अब देखिए, 3 एक्सपेंसेस आपने किए हैं। एक आपने मटेरियल के लिए पैसा खर्चा किया, एक आपने लेबर को पेमेंट करने के लिए पैसा खर्चा किया, और एक्सपेंसेस जो आपको लग गए फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और डेप्रिसिएशन जो आपका मशीनरी पे हो रहा है उसका खर्चा आपको लग गया। तो अगर आप देखेंगे 3 आपको अलग अलग यहाँ पे खर्चे करने पड़े, 450 रुपए मटेरियल का, 200 रुपए लेबर का, और 100 रुपए आपका किसका आ जाएगा, एक चेयर का, 750 रुपए। तो यहाँ पे ये जो 750 रुपए आया, ये टोटल कॉस्ट है एक चेयर को बनाने का कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। सर आपने हमें ये क्यों बताया, अरे आपको मैंने टोटल कॉस्ट कितना खर्चा आ रहा है एक चेयर को बनाने के लिए इसीलिए बताया, क्योंकि अब मैं ये एग्जांपल बता दिया हूं, तो जब मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा सर, तभी तो आपको इजीली समझ आएगा और एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन और उसको कैसे लिखना है उसके आंसर पे। ठीक है, चलिए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप एग्जाम में, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को आप एक्सप्लेन करोगे इन अकाउंटिंग, किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उसको बताया गया है कि ये बेसिक कंपोनेंट है जो मार्क अप करता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स।
प्रोड्यूसिंग गुड्स, जितना भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा आया उसमें जो जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो बताए जा रहे हैं। मतलब मटेरियल का कॉस्ट, फिर उसके बाद लेबर का कॉस्ट, एक्सपेंसेस का कॉस्ट, ये बेसिक कंपोनेंट्स है और वो मार्कअप करता है, यानी कि उसको जस्टिफाई कर रहा है, बता रहा है क्या क्या सारी चीजें लग रही है एक गुड्स को बनाने के लिए और कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए गए। लेकिन अगर आप वुडन चेयर बनाने वाली कंपनी नहीं होते और आप कोई सर्विस प्रोवाइडिंग वाली कंपनी होते, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको मटेरियल कॉस्ट तो नहीं लगता, लेकिन वहां पे कुछ सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं सर्विसेज को प्रोवाइड करने या जो भी लेबर के थ्रू वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री वाले आप कंपनी हैं, तो वहां पे भी आपको कॉस्ट लगेगा और उसमें जो है उसमें भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप चाहे प्रोड्यूसिंग कंपनी हो या आप जो है सर्विस प्रोवाइडिंग वाली कंपनी हो, कॉस्ट तो दोनों में आपको लगना है, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझेंगे तभी तो आप जो है अच्छे से ये बता पाएंगे कि मटेरियल का कितना खर्चा आ रहा है, लेबर का कितना खर्चा आ रहा है और एक्सपेंसेस का कितना खर्चा आ रहा है। Understanding these element helps business determine the actual cost of production। तो actual cost हमें कितना आ रहा है एक चेयर को बनाने के लिए, यहाँ पे आप ये तभी पॉसिबल हो पाया जब आपने अलग अलग कॉस्ट ऑफ एलिमेंट को समझा। आपने लेबर का, मटेरियल का और एक्सपेंसेस का कितना खर्चा आ रहा है ये देखा। अब जब आपने इंडिविजुअली तीनों एलिमेंट्स को समझा तो वहां पे आप कौन से जो एलिमेंट में हमको पैसे को रिड्यूस किया जा सकता है वो भी समझ पाओगे, कौन से एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है ये भी आप समझ पाओगे। एंड फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, मैंने आपको बताया कि आपने जो है क्या किया, आपने जो है 750 रुपए में ये एक चेयर बना लिया, आपने जो है ये 750 रुपए में एक चेयर बना लिया, तो ये आपको कॉस्ट प्राइस पड़ गया। अब यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे, अपना खुद का प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो मैं बोलता हूं कि 250 रुपए आप अपना प्रॉफिट जोड़ दो और उसके बाद मार्केट में इस चेयर को सेलिंग प्राइस कितना बता दो, सेलिंग प्राइस 1000 बता दो। तो भाई आपने अगर ये कॉस्ट ही डिटरमाइन नहीं किया होता, ये कॉस्ट ही डिटरमाइन नहीं किया होता 750 रुपए, तो आज आप जो है ये सेलिंग प्राइस 1000 रुपए डिटरमाइन नहीं करते और आपको जो है ये 250 का प्रॉफिट हो भी रहा है ये आपको पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे जब आपने सारे एलिमेंट्स को समझा और एलिमेंट को समझते हुए कितना कितना खर्चा आ रहा है ये समझा, तो आपको पता चल गया कि हमको सेलिंग प्राइस क्या रखने वाले हैं अपने प्रोडक्ट का। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे क्या होता है हम यहाँ पे समझेंगे। तो कॉस्ट यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अगर देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मेनली 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? पहला होता है मटेरियल कॉस्ट, मैंने आपको अपने एग्जांपल में बताया था। दूसरा होता है लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस जिसे हम ओवरहेड भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप जब ये तीनों को जोड़ देते हैं, अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं तो ये तीनों का जोड़ के जब आप एक अमाउंट आपके पास जो आता है यानी कि जो आपका कॉस्ट आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अब मैं आपको एक एक करके पहले मटेरियल कॉस्ट पढ़ाऊंगा, फिर लेबर कॉस्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद एक्सपेंसेस ओवरहेड पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सिर्फ मटेरियल कॉस्ट पढ़ के चले जाओगे तो आप एग्जाम में ये दोनों को छोड़ के आओगे तो पूरा आपका आंसर जस्टिफाई नहीं होगा, तो आपको तीनों समझना होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। सर ये मटेरियल कॉस्ट क्या है, अभी तो मैंने आपको समझाया था, लेकिन इसको आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे वो एग्जाम्पल के थ्रू तो बता दूं आपको, तभी तो आप ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ये देख पाएंगे, ये बता पाएंगे, एग्जाम में लिख पाएंगे। देखिए मटेरियल कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि हमारे एग्जाम्पल पे आप अगर देखोगे तो वुड को खरीदने के लिए, ठीक है, वो पॉलिश और ग्लू को खरीदने के लिए हमारा कितना पैसा लगा, है ना। हमारे एग्जाम्पल में वुड को खरीदने के लिए प्लस ग्लू को खरीदने के लिए और पॉलिश को खरीदने के लिए कितना पैसा लगा, ये हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल कॉस्ट। These are the physical substance, क्योंकि ये तीनों चीजों को मैं देख सकता हूं, वुड को भी देख सकता हूं, ग्लू को भी देख सकता हूं और पॉलिश को भी देख सकता हूं, ये फिजिकल सब्सटेंस होते हैं और दैट आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स। अभी जब हमारे पास ये वुड आया है, ये एक रॉ फॉर्म में है, उसको साइज और शेप जब हम दे रहे हैं तो वो आपका फिनिश गुड्स बन जा रहा है और फिनिश गुड्स जब बन जा रहा है तो वो मार्केट में आप सेल कर रहे हो।
ठीक है, ये होता है आपका मटेरियल कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना भी आपको रॉ मटेरियल यूज हो रहा है आप उसे क्या बोलोगे, मटेरियल कॉस्ट बोलोगे। और ये फिजिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, फिनिश गुड्स के फॉर्म में। चलिए अब हम अगर एग्जांपल लेंगे, फर्नीचर में फैक्ट्री, फर्नीचर की फैक्ट्री है और वहां पे वुड हमारे लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जिससे हम टेबल और चेयर बनाते हैं। अब ये टेबल और चेयर देखो, जब हमारे पास वुड आया है वो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में, उसको हमने टेबल का शेप दे दिया, उसको हमने चेयर का शेप दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स पे। तो जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। अब इसे भी जो है आप समझो कि क्या डायरेक्ट मटेरियल होता है, क्या इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, विद एग्जांपल। अब देखिए सर, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है, डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल दैट आर डायरेक्टली बिकम अ पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स and whose cost can be easily identified with specific product। अभी अगर मैं आपको बोलूं, देखो ध्यान से समझना बेटा कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। अभी हमने अगर एक टेबल या चेयर बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल बनाया गया है इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि टेबल में वुड का यूज किया गया। ये वुड का यूज किया गया और कितने वुड्स का यूज किया गया वो आप साफ साफ देख सकते हो। आप इसको जो है केजी में जितना भी वेट हो रहा है आप उस वेट को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एक डाइनिंग टेबल बनाने के लिए आपको कितने वुड्स लग गए वो आप बता सकते हो। स्पेसिफिक प्रोडक्ट मतलब हमारा टेबल और चेयर, इतने टेबल और चेयर बनाने के लिए हमारा कितना वुड लग गया। अब वो आप जब इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो और इसका कॉस्ट पता चल जाता है, मटेरियल कितने का लग चुका है आपको, तो वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल। देखिए इसमें क्या है आपका, अगर हम लोग देखेंगे तो पॉलिश भी यूज हुआ है इस टेबल और चेयर में। देखो यहाँ पे ये शाइन कर रहा है और इसको शाइनिंग देने के लिए हमने क्या किया है, इसको ये जो शाइन हो रहा है आपका टेबल और चेयर, इसको शाइन देने के लिए आपने जो है पॉलिश का यूज किया। अब ये पॉलिश का जब यूज कर रहे हो तो ये पॉलिश का यूज कर रहे हो तो ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। सर ये क्यों इनडायरेक्ट मटेरियल है, समझो। क्योंकि जब मैं ये पॉलिश को यूज किया हूं तो मेरे पास कुछ पॉलिश बच गया था जिसको मैंने दूसरा जब टेबल और चेयर बनाया उसमें भी यूज किया, तीसरा और टेबल चेयर बनाया उसमें भी यूज किया। तो आप अगर जब एक सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन में ये पॉलिश को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको इजीली ट्रेस नहीं कर पा रहे हो कि इस टेबल और चेयर को बनाने के लिए आपको कितना पॉलिश लग गया, कितना ग्लू लग गया, आप उसको आसानी से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप उसको आसानी से ट्रेस नहीं कर पा रहे हो कि एक सिंगल यूनिट के प्रोडक्शन में हमें कितना पॉलिश ग्लू लग गया। तो ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। तो ये भी आपके प्रोडक्शन में हेल्प तो कर रहा है, लेकिन आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि सिंगल यूनिट में कितना जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, सिंगल यूनिट में कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल में इजीली हमें पता चल जा रहा है कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। जैसे आपका यहाँ पे वुड है, कितना लकड़ी लग गया, लेकिन ग्लू में आप नहीं बता पा रहे हो और पॉलिश में आप नहीं बता पा रहे हो, तो ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया है इसी में। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि वो डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर आप एक स्पेसिफिक टेबल को बनाने के लिए कितना ग्लू लग रहा है और कितना आपका जो है पॉलिश लग रहा है, अगर वो आप जस्टिफाई कर लेते हो एक यूनिट के लिए तो वो भी आपका डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल में। सर एग्जांपल में है वुड इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। वुड तो आपका साफ साफ डायरेक्ट हो गया। क्लॉथ भी अगर यूज किया जा रहा है कपड़े मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। स्टील यूज हो रहे हैं ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। लेदर यूज कर रहे हैं शू मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा। और बेकरी में जो फ्लोर्स यूज किए जा रहे हैं वो भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके डायरेक्ट के एग्जाम्पल है, क्योंकि साफ साफ देखो, अगर भाई फर्नीचर बना रहे तो वुड चाहिए, गारमेंट्स बना रहे तो क्लॉथ चाहिए, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कर रहे हो तो स्टील चाहिए, ठीक है, अगर शू मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो लेदर चाहिए, बेकरी अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आपको फ्लोर चाहिए।
लेकिन अगर हम लोग बात करें जो मशीनरी यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्योंकि एक मशीनरी मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना यूज किया वो हम नहीं देख पाते। वो मशीनरी जब चल रहा है तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट, उस मशीनरी का यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि इसी एक टेबल को बनाने के लिए ये मशीनरी में जितना लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज हुआ है वो कितना यूनिट है, या एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का, नहीं बता पा रहे। फिर क्लीनिंग मटेरियल, फिर नेल्स हो गए जो इसमें खील लगे हैं, इसमें जो ग्लू लगा है, स्क्रू लगा है फर्नीचर को बनाने के लिए, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितना लगा है, कितने कॉस्ट का लगा है। ठीक है, अब आते हैं हम स्मॉल टूल्स जो भी यूज हुए हैं फैक्ट्री में इसको बनाने के लिए, तो वो भी हम नहीं बता पा रहे कि उसका कॉस्ट कितना लग रहा है इस टेबल और चेयर को बनाने के लिए। मतलब देखो, अगर मैं बताऊं, आप अगर एक स्पेसिफिक बता दो कि कितना 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 एक यूनिट को बनाने के लिए लगा है, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। और एक यूनिट को बनाने के लिए कितना आपका कॉस्ट लग रहा है नहीं बता पाते हो, इजीली ट्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। हमारे एग्जांपल में ग्लू, ठीक है, उसके बाद स्क्रू, नेल्स, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल में और ले लेते हैं हम। सपोज मान के चलो टेलर शॉप है, वो प्रोड्यूस करता है एक शर्ट। अब ये शर्ट में तो कपड़ा भाई आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा साफ साफ आपको दिख रहा है 300 रुपए का जो कपड़ा लग रहा है वो आपका क्या हो जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल। बटन भी आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। और जो थ्रेड्स, धागे यूज किए जा रहे हैं 10 रुपए का, मैं इजीली बता पाया एक शर्ट को बनाने के लिए 300 रुपए, 200 रुपए और 10 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए खर्चा आया। तो कितना आ गया टोटल, हमको टोटल एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट मटेरियल कितना आ रहा है, 330 रुपए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो फैक्ट्री होती है फर्नीचर वाली, है ना, फर्नीचर बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है उसमें ग्लू यूज किया जाता है। अब एक ग्लू का डब्बा लिया है आपने, उसी ग्लू के डब्बे से आपने 20-25 बना दिया और कुछ और अलग अलग चीजों में ये ग्लू का डब्बा यूज कर लिया। तो आप एक यूनिट, मतलब एक यूनिट टेबल चेयर बनाने के लिए कितना ग्लू यूज किया वो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप इजीली ट्रेस नहीं कर पा रहे, ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो हमारे एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट।